नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज अपने दूसरे विदेश दौरे पर नेपाल पहुंची और विदेश मंत्री ज्वाइंट कमीशन मीटिंग के लिए नेपाल गई हैं। 23 साल के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच ज्वाइंट कमीशन मीटिंग होगी। शनिवार को होने वाले इस बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें राजनीतिक हालात, सुरक्षा सीमा से जुड़े मुद्दे, आर्थिक सहयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर अहम है। विदेश मंत्री ने उम्मीद जाहिर की है कि इस दौरे के बाद भारत नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। दौरे के दौरान सुषमा स्वराज नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री के इस दौरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा से पहले की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 अगस्त को 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर नेपाल जाएंगे। 17 साल बाद यह मौका होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल जाएंगे। इससे पहले साल 1997 में पूर्व पीएम आई.के. गुजराल नेपाल के दौरे पर थे। मेरा पहली बार नेपाल आना हुआ है। विदेश मंत्री बनने के 2 महीने के भीतर मेरी ये यात्रा हो रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत के लिए नेपाल का क्या महत्व है। और जिस मीटिंग के लिए मैं आई हूँ, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वो मीटिंग 23 वर्ष बाद हो रही है। इसलिए ये इसको भी दर्शाता है कि भारत में जो नई सरकार आई है, उसकी प्राथमिकताओं में नेपाल बहुत ऊंचा है। मैं बहुत आशाएं और अपेक्षाएं लेकर आई हूँ और मुझे लगता है मेरी इस यात्रा से भारत नेपाल संबंध और सुदृढ़ होंगे और मजबूत होंगे। और ड्रैगन की रेल लाइन जल्द ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब पहुंच जाएगी। वहीं सिक्किम की सीमा से लगा हुआ एक और रेल लिंक अगले ही महीने इस्तेमाल में आने लगेगा। और यह रेल लिंक चीनी सेना के लिए रणनीतिक महत्व का तो होगा ही, साथ ही इससे चीन का हिमालय क्षेत्र में भी आना जाना बढ़ जाएगा। बताते चले आपको कि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट स्काई रेल लासा टू तिब्बत में लिखा गया है कि चीन का रेल नेटवर्क अरुणाचल प्रदेश की सीमा को भी छुएगा। ऐसे में चीन और भारत के बीच विवादास्पद सीमाओं वाले इलाकों में रेल नेटवर्क का विस्तार दोनों देशों के बीच सौदेबाजी का मुद्दा बन सकता है। सिक्किम की सीमा के साथ नेपाल और भूटान से लगे शिगेज से ट्रेन लिंक जोड़ा जा रहा है, जो अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। उधर इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष दिन पर दिन और खूनी होता चला जा रहा है। चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच की ये लड़ाई नरभक्षक बनकर लोगों को निगलती जा रही है। हर रोज मरने वालों का आंकड़ा सैकड़ों में बढ़ रहा है, लेकिन न तो इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार है और न ही हमास की तरफ से कोई समझौते के आसार नजर आ रहे हैं। गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल पर इजरायली सेना के हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। पिछले 18 दिनों से जारी भीषण संघर्ष में अब तक 800 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने उत्तरी गाजा पट्टी के बेत होनन में स्थित स्कूल पर हुए रॉकेट हमले पर दुख जताया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। बान की मून ने इस बारे में एक बयान जारी कर इजराइल के इस कदम की कड़ी निंदा की। I stress again to all sides, मैं फिर से सभी से कहता हूं कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की रक्षा करनी चाहिए। नागरिकों के जीने का अधिकार का सम्मान करना चाहिए। उन्हें संयुक्त राष्ट्र परिसर में हिंसा नहीं करनी चाहिए थी और मानवाधिकार के लिए लड़ रहे कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए था। violability of UN premises and to honor the obligations to humanitarian workers. उधर चरमपंथी गुट हमास के प्रवक्ता ने इजराइल के इस हमले की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपील की है। इजराइल लगातार गाजा में युद्ध अपराध कर रहा है। ये UNRWA का स्कूल था, वो जगह जहां लोग ये सोचकर आते थे कि ये सुरक्षित है, वहां भी इजराइल ने हमला कर दिया। हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आकर कुछ करना चाहिए, वरना और भी हत्याएं होती रहेंगी। जिस दिन से गाजा में हमलों का दौर शुरू हुआ है, हर रोज लोगों की जान जा रही है, लेकिन अब भी इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर ही हत्याओं का इल्जाम मढ़ रहे हैं। इजराइल हमास की सफाई में जुटा है, तो हमास की तरफ से भी कोई समझौता नहीं किया जा रहा। ऐसे में दूर दूर तक युद्ध विराम के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। युद्ध, नफरत और हमले, ये तीनों ही बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ और नहीं देती। लोगों की जिंदगियां तबाह कर देती हैं और बच्चों से भी उनके जीने का हक छीन लेती हैं। इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहे विवाद में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है।
गाजा को लेकर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसमें बेगुनाहों की तो जान जा ही रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि इन हमलों में वो बच्चे निशाना बन रहे हैं जिन्हें ना तो इसराइल और फिलिस्तीन की दुश्मनी के बारे में पता है और न ही ये पता है कि गाजा में जन्म लेने की सजा उन्हें इस तरह मिली कि वो अपनी जिंदगी चंद साल ही जी सके। मानवीय मामलों का समन्वय करने वाले संयुक्त राष्ट्र के संगठन OCHA की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइल की तरफ से किए गए हमले में 24 घंटे में 26 बच्चों की मौत हो गई। ये आंकड़ा 21 जुलाई दोपहर 3 बजे से 22 जुलाई दोपहर 3 बजे का है। इस दौरान कुल 120 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। मरने वालों में 26 बच्चे और 15 महिलाएं थी, यानी 24 घंटे में हर घंटे एक बच्चे की मौत हुई। इसराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 443 आम नागरिक शामिल हैं। नागरिकों में 147 बच्चे और 74 महिलाएं हैं। संघर्ष में 28 इजरायली भी मारे गए हैं, जिनमें 2 आम नागरिक और 26 सैनिक शामिल हैं। इतना ही नहीं, संघर्ष में 3504 फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं, जिनमें 1100 बच्चे और 1153 महिलाएं हैं। इसके अलावा कई हजार लोगों ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे स्कूलों में भी शरण ली है। ये रिपोर्ट बताती है कि हमले में मासूम बच्चे किस तरह युद्ध की त्रासदी का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें मिसाइल का मौ भी नहीं पता। वो हर रोज इस खतरे से 2-4 हो रहे हैं और मैदान में खेलने की बजाय वो हमलों से बचने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर अल्जीरिया में गुरुवार को लापता हुआ विमान माली में दुर्घटना का शिकार हुआ और विमान में सवार सभी 116 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके लिए खराब मौसम को वजह माना जा रहा है। और इससे एक दिन पहले ताइवान में खराब मौसम की वजह से लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ था, जिसमें 47 लोगों की जान चली गई थी। 2 दिन 2 विमान हादसे, अल्जीरिया और ताइवान में प्लेन क्रैश, खराब मौसम बना मौत की वजह, 163 लोगों की गई जान। लगातार 2 दिन में हुए 2 विमान हादसों ने तमाम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हवा में सफर करना इतना खतरनाक है। न जाने कब आसमान में उड़ता विमान आखिरी उड़ान बन जाए। जी हां, एयर अल्जीरिया का जो विमान गुरुवार सुबह अचानक से बीच सफर से गायब हो गया था, उसका मलबा बुर्किना फासो की सीमा के पास माली में मिला है। इस विमान में 6 क्रू मेंबर समेत कुल 116 लोग सवार थे और सभी की हादसे में मौत हो गई। एयर अल्जीरिया की फ्लाइट 5017 बुर्किना फासो से अल्जीरिया जा रही थी। माली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा मिल चुका है। रिपब्लिक ऑफ माली की सरकार मारे गए यात्रियों के परिजनों के साथ संवेदना प्रकट करती है। कुछ घंटे पहले हमें बुर्किना फासो से उत्तर में 130 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा मिला है। माली में हुए इस विमान हादसे की असल वजह क्या थी, ये तो ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन अंदेशा जताया गया है कि माली का खराब मौसम हादसे की वजह हो सकता है। एक बात निश्चित है कि वहाँ बारिश और तूफान आया था और मैं सोचता हूँ कि यह हादसे की एक वजह हो सकती है, क्योंकि विमान अपने रूट से भी भटक गया था। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में फ्रांस के 51, बुर्किना फासो के 27, लेबनान के 8, अल्जीरिया के 6, कनाडा के 5, जर्मनी के 4, लग्जमबर्ग के 2, जबकि स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इजिप्ट, यूक्रेन, नाइजीरिया, कैमरून और माली के एक नागरिक सवार थे, जबकि सभी 6 क्रू मेंबर्स स्पेन के रहने वाले थे। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे ने कहा है कि जल्द ही जांच से हादसे का कारण पता चल जाएगा। जांच जारी है, जिससे पता चल जाएगा कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। विमान का एक ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसे गांव भेजा गया है और जल्द से जल्द सच सामने आएगा। माली में हुए हादसे से एक दिन पहले ही ताइवान में ट्रांस एशिया एयरवेज का प्लेन लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ और यहाँ भी हादसे की वजह खराब मौसम रहा। ट्रांस एशिया की फ्लाइट GE222 में क्रू मेंबर समेत 58 लोग सवार थे, जिनमें 47 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी हुए। ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं, जिनकी जांच की जा रही है। साफ है, 2 दिन में हुए 2 विमान हादसों के पीछे की वजह भले ही खराब मौसम को बताया जा रहा हो, लेकिन इन हादसों ने हवाई सफर के दौरान रिस्क को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी हाँ, तो लगातार 2 दिन में हुए विमान हादसे ने जहां दुनिया भर में खलबली मचा दी है, वहीं जल्दी जल्दी हवाई सफर करने वाले यात्रियों का मानना है कि हादसे कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे में अपना काम छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं हादसों से डरकर यात्राएं बंद की जा सकती हैं। कहते हैं जिंदगी और मौत विधि का विधान है। ऐसे में किसी हादसे से डरकर घर में बैठना कहीं भी सही नहीं है। और कुछ ऐसा ही मानना है यूरोप के उन मुसाफिरों का जिन्हें आए दिन हवाई यात्राएं करनी पड़ती हैं। हफ्ते भर में 3 हवाई हादसों ने भले ही इन 7 दिनों को एविएशन इतिहास का सबसे बुरा हफ्ता बना दिया हो, लेकिन फिर भी हवाई यात्राएं करने वाले मुसाफिर इसे नियति मान रहे हैं और उनका कहना है कि इससे उनके शेड्यूल पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। कई बार हम एयरलाइन क्रैश के बारे में सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम हवाई यात्रा करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन एक खिलाड़ी हूँ, इसलिए मुझे 2-3 हवाई यात्राएं करनी होती हैं। अगर ट्रेन होती तो मैं उससे जाता, लेकिन प्लेन जल्दी पहुंचा देता है। मुसाफिरों का कहना है कि हादसों के डर से वो अपने काम नहीं छोड़ सकते और सड़क और ट्रेन रूट पर भी तो हादसे होते ही रहते हैं। ऐसे में हवाई सफर में हादसों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में जो करता हूँ उसके लिए मुझे हवाई सफर करना होता है, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। निश्चित तौर पर इससे तमाम लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं होता, क्योंकि अगर आंकड़े देखें तो सड़क और बाकी परिवहन साधनों में भी लोगों की मौत होती है, जिनके बारे में न कोई सोचता है न बोलता है। नीदरलैंड्स के ब्रैम होलशोप भी हादसों को लेकर इसी तरह की सोच रखते हैं। ये रोज भी हो सकता है और आगे फिर कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा है कि हफ्ते भर में 3 बार हुआ, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। ये सच है कि किसी भी सुविधा से जुड़ी हुई कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ होती हैं और लगातार 3 हादसों में से 2 हादसों की वजह खराब मौसम बना, जो दुर्भाग्य की बात है। ऐसे में एयरवेज से सफर करने वाले मुसाफिर सकारात्मक सोच के साथ आगे ऐसे हादसे न होने की ही उम्मीद रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर यूक्रेन में जारी राजनीतिक संकट के बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री अर्सेनी यात्सेक ने इस्तीफा दे दिया। ये पूर्वी यूक्रेन में विद्रोह को दबाने के लिए हो रहे संघर्ष को देखते हुए यूक्रेन में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। यात्सेक ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल से कई पार्टियों के बाहर चले जाने, संसदीय गठबंधन के टूट जाने के बाद इस्तीफा दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पिछले हफ्ते गिराए गए मलेशियाई विमान MH17 हादसे की जांच कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की जहां भारत की जीत का सिलसिला जारी है और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के गोल्डन बॉय अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा है। अभिनव को 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल मिला है और भारत का ये मौजूदा कॉमनवेल्थ गेम्स में 3रा गोल्ड है। अभिनव बिंद्रा का कॉमनवेल्थ गेम्स में ये 4था गोल्ड मेडल है। इसके अलावा 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की मलाइका गोयल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। क्वालिफाइंग राउंड में 4थे नंबर पर रहने के बाद फाइनल्स में उन्होंने 197.1 का स्कोर हासिल किया और दूसरे स्थान पर रही। पहले स्थान पर रही शुनजी ताओ, जिन्होंने फाइनल्स में 198.6 पॉइंट्स का स्कोर किया। हालांकि क्वालिफाइंग राउंड में पहले स्थान पर रहने वाली हीना सिद्धू देश की झोली में मेडल नहीं डाल सके। सिद्धू 95.8 पॉइंट्स के स्कोर के साथ फाइनल्स में 7वें स्थान पर रहे। और वहीं वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में संतोषी मत्सा ने कांस्य पदक जीता है। और अगर अंक तालिका की बात करें तो भारत इस वक्त 10 मेडल अपने नाम कर चुका है, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल हैं, 2 वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल और 1 शूटिंग में, जो कि अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड पर निशाना लगाया। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस हॉकी टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है, जहां भारत ने वेल्स की टीम को 3-1 से शिकस्त दिया है। 20वें मिनट में भारत के रघुनाथ ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई और दूसरे हाफ में भारत ने अटैकिंग खेल को अपनाया और दूसरे हाफ के 7वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को रुपिंदर पाल सिंह ने गोल में डाल दिया। वहीं मैच का 3रा गोल गुरविंदर सिंह चांडी ने 59वें मिनट में दागा। हालांकि मैच में ये स्कोर लाइन 6-1 या 7-1 भी हो सकती थी, लेकिन वेल्स के गोलकीपर
डेविड कैटल ने अच्छा खेल दिखाया, जिससे भारत की जीत 3-1 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई। कुल मिलाकर कहें, भारतीय टीम ने जीत के साथ आगाज किया है। बात क्रिकेट की करें तो रविंद्र जडेजा और जेम्स एंडरसन विवाद में अब बीसीसीआई और आईसीसी के बीच तलवारें खींच गई हैं। जहां बीसीसीआई ने आईसीसी के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं जिसके तहत उसने जडेजा को कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 के तहत दोषी मानते हुए 50% मैच फीस काटने का फैसला किया है। बीसीसीआई का मानना है कि इस पूरे मामले में जडेजा की कोई गलती नहीं है और पूरी बोर्ड की अगर बात करें तो बोर्ड पूरी तरह से उसके साथ है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई का कहना है कि आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ उसके पास अपील का अधिकार है। और भारत और इंग्लैंड के बीच ट्वेंटी टेस्ट के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा और जेम्स एंडरसन के बीच विवाद सामने आया था। दूसरे दिन लंच के समय जब दोनों टीमें वापस ड्रेसिंग रूम में लौट रही थी, उस दरमियान दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। इसके बाद इंग्लैंड टीम ने रविंद्र जडेजा पर आरोप लगाया कि वो एंडरसन को मारने दौड़े थे। हालांकि मैच रेफरी डेविन बुल ने जडेजा को खेल भावना के विपरीत व्यवहार करने का दोषी करार दिया और जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया है। और आपको बताया कि जेम्स एंडरसन के खिलाफ 1 अगस्त को सुनवाई होगी। थोड़ा सा ब्लैकआउट हुआ था और फिर एंडरसन और तो बीसीसीआई और आईसीसी के बीच इस तकरार पर भारतीय क्रिकेट की दुनिया से जुड़े लोगों की अलग अलग राय है। और बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी सीधे तौर पर आईसीसी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद इस पूरे मामले पर बीसीसीआई को ही कटघरे में खड़ा करते नजर आए हैं। जो मैच के दौरान घटा वो बड़ा अशोभनीय था और उस तरह की टिप्पणी इंग्लैंड के खिलाड़ी को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये जो फैसला आया है कि रविंद्र जडेजा की अगर आपने फीस काटनी है तो जो शिकायत करता है उसी की अगर फीस कटती है तो मुझे लगता है इस पर सोचना पड़ेगा। ब्लैकआउट हुआ था। एंडरसन ने मारने के लिए प्रयास किया था। एंडरसन ने बाहर जाकर के गाली गलौज की थी, जो उचित नहीं है। और ऐसे में उनके ऊपर जडेजा के ऊपर लगाना मैं नहीं समझता हूं कि उचित है। ये तो बीसीसीआई के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने दरवाजे के पीछे से ये सारी आपस में तैयारी कर ली। ये भी पक्ष खुश, वो भी पक्ष खुश कि आप रविंद्र जडेजा को आधे मैच फीस का फाइन कर दो और बाकी उसको लेवल 3 का कर दो। तो बीसीसीआई इस मामले में भी बहुत तेज है। साथ ही साथ मैं ये भी कह सकता हूं, भाई बीसीसीआई तो कहती है 90% पैसा आईसीसी में उसका लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपने खिलाड़ी को बचा क्यों नहीं पा रही है? और वो भी तब जबकि आईसीसी का चीफ श्रीनिवासन, जो बीसीसीआई का चीफ तो नहीं बन सकता लेकिन आईसीसी का चीफ है। तो ये थे कीर्ति आजाद और उसके पहले अनुराग ठाकुर को हमने सुना, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख। आगे का बढ़े तो 27 तारीख से शुरू होने जा रहे साउथहैम्पटन टेस्ट में भारतीय टीम सीरीज में 2-0 का टारगेट लेकर मैदान पर उतरेगी और भारतीय टीम अगर अगले टेस्ट को जीतने में कामयाब हुई तो भारत जीत का आधा सफर तय कर लेगा और मेजबान के लिए करीब करीब वापसी के सारे रास्ते हो जाएंगे बंद। जीतो इंडिया जीतो। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इतिहास बनाने के बाद भारतीय टीम की नजर अब सीरीज में 2-0 से आगे होने पर टिक चुकी है। दावा इसलिए भी मजबूत है क्योंकि खिलाड़ियों को अपनी ताकत और इंग्लैंड की कमजोरी का पता चल चुका है। टीम का हर खिलाड़ी इंग्लैंड की कमजोर नस को दबाने की फिराक में है। 27 तारीख से साउथहैम्पटन के इसी खूबसूरत मैदान पर एक बार फिर भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी जोर आजमाइश करेंगे। इरादा बढ़त को 2-0 तक ले जाने का है और इसके लिए धोनी अपने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र भी दे चुके हैं। मंत्र इंग्लैंड पर धावा बोलने का और आक्रामक रणनीति के साथ मेजबान पर वार करने का। भारत ने अभी तक नॉटिंघम टेस्ट और लॉर्ड्स टेस्ट में शानदार खेल दिखाया है। दोनों टेस्ट मैचों में भारतीय टीम ने ज्यादातर सेशन में गेंद और बल्ले से अपना कब्जा किया और इस वक्त अगर भारतीय टीम 1-0 से आगे है तो जीत के इस रथ को उसी फॉर्मूले और उन्हीं खिलाड़ियों के साथ धोनी साउथहैम्पटन में भी आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। मकसद और इरादा सिर्फ जीत है और पिछली जीत टीम इंडिया के लिए अगले मैच में जीतने का सबसे बड़ा सबक बन चुकी है। बल्लेबाज फॉर्म में हैं, गेंदबाज गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डर्स भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ चुके हैं।
और सबसे अच्छी बात, धोनी की किस्मत एक बार फिर से साथ देती हुई दिखाई देने लगी है और इन्हीं फैक्टर की वजह से टीम इंडिया फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चीन में अनाज के एक बाजार में ऐसा चूहा पकड़ा गया है जिसे देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। इस चूहे का वजन है 5 किलोग्राम। जी हां, चूहे को खोजने वाले हान का कहना है कि हमने इसे एक पिंजरे की सहायता से पकड़ा है। बाजार में काम करने वाले लोग इस चूहे को देखने आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये तो पहले भी लोगों ने चूहे देखे हैं, लेकिन इतने बड़े चूहे को देखकर लोग काफी एक्साइटेड नजर आए। जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्टेशन के लोगों ने इसे देखा तो उन्होंने इसे चाइनीज बैम्बू रेड के तौर पर पहचाना। और अब आपको लिए चलते हैं मैक्सिको की सड़कों पर, जहां क्लाउन्स परेड निकाली जा रही है। क्लाउन्स परेड में अलग अलग देशों से क्लाउन्स आकर यहां इकट्ठा होते हैं और मार्च निकालते हैं। और इस मार्च का उद्देश्य अपने प्रोफेशन के लिए थैंक्स कहना होता है। चेहरे कैसे कैसे, किसी को पहचानना भी है मुश्किल। चेहरे पर सजा है नया चेहरा। इन रंग बिरंगी शक्लों को देखकर हैरान मत होइए, क्योंकि ये इनका पेशा है। और अपने इसी पेशे को सेलिब्रेट करने के लिए ये क्लाउन्स मेक्सिको की सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। बेसिलिका ऑफ और लेडी ऑफ गुआदालुप में सैकड़ों की संख्या में क्लाउन्स मार्च करते हुए दिखाई दिए। कलरफुल विंग्स, राउंड रेड नाक और ओवरसाइज शूज में सजे क्लाउन्स पूरे मार्च में बेहद खुश नजर आ रहे थे। मार्च में हर एज ग्रुप के क्लाउन्स मौजूद थे, जो 2.5 घंटे के मार्च में नाचते गाते रहे और क्लाउनशिप की खुशियां सेलिब्रेट करते रहे। यहाँ हर साल हजारों क्लाउन्स इसी तरह इकट्ठा होते हैं, जो मेक्सिको के अलावा अलग अलग देशों से यहाँ क्लाउन परेड के लिए पहुँचते हैं। द बेसिलिका ऑफ गुआदालुप उसी जगह पे बना हुआ है जहाँ माना जाता है कि सबसे पहले 16वीं सदी में गुआदालुप को देखा गया था। इसीलिए तो क्लाउन्स परेड के लिए इसी जगह को खास तौर पर चुना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ वर्ल्ड टुडे में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।